नमस्कार। सुनो सांसद जी में मैं नेहा शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज हम सुनो सांसद जी में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सुनो सांसद जी के जरिए हम आपके सामने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का लेखा जोखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको लोकसभा सीटों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। सांसद जी ने अपने लोकसभा इलाके में विकास करवाया या वो जनता के दरबार में दिखे ही नहीं, इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता चाहती क्या है। तो चलिए सुनो सांसद जी की आज की कड़ी में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का हाल जान लेते हैं। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध लड़ा गया था। इस बार भी एक युद्ध की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये जंग है हथियारों की नहीं बल्कि सियासी। जी हां, लड़ाई मंचों से और जनता के बीच जाकर लड़ी जा रही है। हथियारों के तौर पर आरोप है और पलटवार के तौर पर प्रत्यारोप है। चलिए पहले एक नजर कुरुक्षेत्र सीट के इतिहास पर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र अपने इतिहास को लेकर वैसे तो दुनिया में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन ये सीट देश को प्रधानमंत्री देने के लिए भी जानी जाती है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा इस सीट से 2 बार सांसद चुने गए थे। 1977 से पहले इसे कैथल लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इसका नाम कुरुक्षेत्र कर दिया गया और कैथल को इसके अधीन कर दिया गया। 1977 के बाद यहां 10 चुनाव हुए, जिसमें से 5 बार ताऊ देवीलाल की पार्टी को जीत हासिल हुई। सीट के इसी रुख को भांपते हुए साल 2004 में इनेलो ने यहां से अभय चौटाला को नवीन जिंदल की टक्कर में उतारा, लेकिन मतदाताओं ने अभय को जोर का झटका दे दिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा वैसे तो जाट बहुल सीट है, पर यहाँ पर ज्यादातर सांसद गैर जाट बने। इस सीट पर एक रोचक पहलू ये भी है, यहाँ से कोई भी प्रत्याशी जीत की हैट्रिक नहीं बना पाया। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए जिंदल तीसरी बार यहाँ से मैदान में उतरे हैं। हालांकि कोल आवंटन की छींटें उनके दामन पर हैं, पर बावजूद इसके पार्टी ने उन पर विश्वास जाहिर किया है। इस सीट पर 1996 में नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन 1999 में जिंदल इनेलो की कैलाशों से हार गए। कैलाशों ने 1998 में कांग्रेस को कुलदीप शर्मा को मात दी थी। कैलाशों इस संसदीय क्षेत्र जीतने वाली अकेली महिला नेता हैं। फिलहाल कैलाशों कांग्रेस में हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में 3 जिलों की 9 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ कुल 14,51,286 मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटरों की तादाद 6,70,000 है। जनता किसका चुनाव करेगी, इसका पता तो 16 मई की गिनती के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनकर उभर रही है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र की इस बार की महाभारत आसान नहीं रहने वाली है। कुरुक्षेत्र की महाभारत में इस दफे कांग्रेस ने बीते 10 साल से अजय अपने रणबांकुर नवीन जिंदल को उतारा है। भाजपा ने नए चेहरे राजकुमार सैनी पर दांव खेला है। इनेलो ने बलबीर सैनी को अपनी तरफ से चुनावी समर में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने बलविंदर कौर को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर कहें तो कुरुक्षेत्र का मैदान सियासी जंग के लिए सज चुका है और आरोपों के बाढ़ हर ओर से चलाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अब तक कोई भी हैट्रिक नहीं लगा पाया। नवीन जिंदल के पास मौका है, क्योंकि वो साल 2004 और 2009 के आम चुनाव यहां से जीत चुके हैं। रही बात भाजपा की, तो वो इस सीट को कभी भी जीत नहीं पाई, और जब इनेलो ने जीती तो वो गठबंधन का कमाल था। चलिए आपको मिलवाते हैं इस सीट के रणबांकुरों से। कांग्रेस ने यहां से लगातार तीसरी बार नवीन जिंदल पर विश्वास जताया है। हो भी क्यों ना, जिंदल बीते लोकसभा चुनाव से यहां जीत जो हासिल करते आ रहे हैं। नवीन जिंदल की सबसे बड़ी ताकत उनका पार्टी में विरोध ना होना है। इसके अलावा सैकड़ों युवकों को निजी क्षेत्र में रोजगार देना उनको क्षेत्र में और भी मजबूत करता है।
वैसे जिंदल ने बीते 5 सालों में 869 ग्राम पंचायतों का दौरा कर विकास के लिए ग्रांट बांटी। इसके अलावा 1100 से अधिक गांव में 1410 परियोजनाओं के लिए उन्होंने एमपी लैंड फंड से 19 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिंदल मजबूत हैं, लेकिन कुछ उनका संसदीय क्षेत्र से बाहर रहना और कई प्रोजेक्टों का अधूरा रहना उन्हें बैकफुट पर धकेलता है। हमारे युवाओं के अंदर खेलों के अंदर बहुत प्रतिभा है और मैंने भी कोशिश की है कि गांव-गांव के अंदर खेलों की किट बांटकर, जिम खुलवाकर और युवाओं को जो है मौका दें, अच्छा प्रशिक्षण दें ताकि वो अपनी हुनर को और ज़्यादा बढ़ा सकें और हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उसको कमा सकें। भाजपा ने राजकुमार सैनी पर दांव खेला है। सैनी को राजनीति का अच्छा तजुर्बा है, वो मंत्री भी रह चुके हैं। सैनी का सैनी समाज में अच्छा खासा रुतबा है। इसके अलावा मोदी की लहर भी उनकी चुनाव के दौरान मदद करेगी। लेकिन राजकुमार के लिए उनका कुरुक्षेत्र से न होकर अंबाला संसदीय क्षेत्र से होना, कुछ समय पहले ही संसदीय क्षेत्र में सक्रिय होना और इलाके में पार्टी का कमजोर आधार नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बलविंदर कौर को मैदान में उतारा है। बलविंदर कौर भारतीय किसान यूनियन गुरनाम चढ़ूनी की पत्नी हैं। बलविंदर के पति के किसान नेता होने के चलते उनकी संसदीय क्षेत्र के किसानों में अच्छी पैठ है, लिहाजा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा बलविंदर के पास केजरीवाल के नाम का सहारा भी है, जिसके सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहेंगी। वैसे पार्टी और भाकियों में विरोध के अलावा राजनीति में कम अनुभव होना उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। चुनाव में देखिए हम इसलिए खड़े हैं जी कि आम जनता के जो दुख दर्द हैं, पीड़ा है, वो जो हमने महसूस किया उनको, उसी के लिए मैं इसमें खड़ी हूँ। हम योग्यता के आधार पर उनको रोजगार देंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जो योग्य होंगे उनको ही रोजगार दिया जाएगा। उधर इनेलो ने भी सैनी समाज के बलबीर सैनी को मैदान में उतारा है। बलबीर मंत्री रह चुके हैं और बतौर निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बलबीर की ताकत जहां उनका सैनी समाज है, वहीं इनेलो का वोट बैंक भी उन्हें मजबूत करता है। लेकिन इनेलो चीफ का जेल में होना बलबीर सैनी के दावों को इस सीट पर कमजोर करता है। इसके अलावा भाजपा की ओर से राजकुमार सैनी के मैदान में उतर जाने से सैनी समाज के वोटों का बंटना भी तय है, जो बलबीर के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा ने राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा है। भाजपा का वैसे तो इस सीट पर जनाधार कमजोर माना जाता है, लेकिन सैनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि मोदी की लहर उनकी नैया को किनारे जरूर लगाएगी। आज हमारे साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी राजकुमार सैनी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है राजकुमार सैनी जी। जिस तरह से अगर हम बात करें इस बार लोकसभा 2014 की, तो क्या क्या जो है कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें जो आपको टिकट दिया गया है हाईकमान से, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार इलेक्शंस में? आज पूरा देश बिगड़े हुए अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। देश की ना आंतरिक सुरक्षा है, ना बैरूनी सुरक्षा है। पूरे देश को सुदृढ़ ढांचा विकास का और सुरक्षा का प्रदान दिया जा सके और एक जनता के अनुरूप चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार का जो दायित्व होता है कि वो जनता के हितों की सुरक्षा कर सके और उनको विकास और रोजगार दिला सके, इसकी कामना हर कोई सरकार बनाने के बाद करता है। लेकिन चहुमुखी विकास की नंबर 1 हरियाणा की गाथा गाने वाले आज मैं कुरुक्षेत्र के विभिन्न हलकों में घूम करके जो देख रहा हूँ, जो हमारा हल्का रादौर है, 2 नहरें हैं उसके नज़दीक में, वो दोनों की दोनों नहरें 2 जगह से पास होती हैं। 20-20 किलोमीटर लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं और आज़ादी के 67 साल बाद। बहुत दुखद है, ना कहीं सड़क के ऊपर पैचवर्क हुआ, ना कहीं सड़क की दोबारा से कंक्रीट हुई। नंबर 1 हरियाणा का ढंढोरा पीटा जा रहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर पर
आज भाई नरेंद्र मोदी के लिए एक प्लेटफार्म लेकर के खड़ी हुई है कि हरियाणा से 10 सीटें विकास और रोजगार के मुद्दे पर लेकर के हम तैयार करेंगे। सैनी साहब, जिस तरह से आपने बात की तो लगता है कि पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य जो है कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो नहीं हो पाया। जिस तरह से आपने बताया कि टूटी हुई सड़कें हैं या नहरों की तरह जिस तरह से निकासी की जानी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है जैसे कि 5 साल में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाया। 5 साल में पीसफुल एरिया में झंडे फहराए गए लोगों को आकर्षित करने के लिए। अगर झंडे फहराने का इतना शौक था नवीन जिंदल को, या तो लोकसभा में हाजिरी देते, वहाँ बताते कि मैं इतने बार हरियाणा के लिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के लिए बोल रहा हूँ, और या लाल चौक पर देश के लिए झंडा फहराने के लिए जाते, तो जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी झंडा फहराने उनके साथ जाता। उन्होंने तो सिर्फ अपना जिंदल नगर को, जिंदल साम्राज्य को फैलाने के लिए नाइजीरिया, अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया में अपने जिंदल नगर साम्राज्य को फैलाया है। उसने कोई विकास के लिए या देश को लूट के खाया है। जिस प्रकार से उसके ऊपर जो सरकार को रॉयल्टी 56,000 करोड़ की उसने कम दी है, वो तो एक अलग संज्ञान में लेने वाली बात रहेगी। लेकिन हमारा किसी को कोस करके सरकार बनाने का कोई मंसूबा नहीं। हम विकास और रोजगार के मुद्दे पर, जिस प्रकार चाइना, अमेरिका आज डर रहे हैं कि कहीं हिंदुस्तान की मार्केट हमारे हाथ से ना निकल जाए, और नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल व्यक्ति अगर इस देश में खाद्यान्न का और नदियों के दोहन का बिजली बना करके कहीं बच्चों को रोजगार प्रदान ना कर दे, और ये देश कहीं अपना सेल्फ मेड ना हो जाए, इसी वजह से अमेरिका और चाइना विभिन्न प्रकार के रोड़े अटका रहे हैं। और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं दुनिया के नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम ना मिट जाए। इसी वजह से जो है ना, सभी पार्टियां भाई नरेंद्र मोदी के राह में रोड़े अटका रहे हैं। इन सब रोडों को हटा करके हम अपने विकास और रोजगार के मुद्दे के ऊपर, जिस दिन भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, कुटीर उद्योगों के जरिए सब बच्चों को रोजगार दे करके और उन देश का विकास करेंगे। जिस तरह से इनेलो परिवार की बात करें तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला उन्होंने लगाया है, पॉलिटिकल इस टाइम माहौल जो है वो पॉलिटिकल है, चुनावी सरगर्मी है, तो जब अभय चौटाला ने जिस तरह के पैसे लेने का आरोप लगाया, आप उस पर क्या कहेंगे आप? जब उसको 14 साल में ये बात 2000 की 98 की वो कह रहा, 16 साल में तो उसको याद नहीं आई, जबकि उसकी सरकार बीच में रह ली। अगर मैं उसके घर का पानी भी पी गया होता और तुरंत बाद मैंने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो साथी आज जब जिसका प्रमाण खुद वो होता तो मुझे तो जेल में से बाहर निकलने का कहीं रास्ता भी ना सूझता। जी, तो कोई कानूनी कार्रवाई की जो है मांग करेंगे या कोई मानहानि का दावा जिस तरह से करेंगे आप? मैं अभी इलेक्शन तक तो जो है ना उसको जो चुनौती दी है कि यदि तेरी गैरत है तो किसी मंदिर मस्जिद में खड़ा होकर के इस बात का नेम चके, अन्यथा अपनी बात का खंडन करे, माफ़ी मांगे, अन्यथा मानहानि के लिए तैयार हो जाए। जितनी मेरी रिटर्न के हिसाब से मेरी उसने इज्जत धूमिल की है, मैं उसके अकॉर्डिंगली खर्चा भर के उसको एक बार हवालात में, उसका परिवार आधा तो पड़ा है, इसको भी हवालात जाने के लिए बाध्य करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से राजकुमार सैनी जी का कहना है, साफ तौर पे कहना है कि उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस टाइम जो कुरुक्षेत्र में से लोकसभा के उम्मीदवार हैं राजकुमार सैनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका मुद्दा जो है भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर जो है उनका लड़ाई रहेगी कांग्रेस की तरफ से। चंडीगढ़ से कैमरामैन फिरोज खान के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत कैथल जिला भी आता है। कैथल में भी चुनावी सरगर्मियां चरम पर चल रही हैं, जहां कांग्रेस नेता 10 के कार्यकाल के दम पर नवीन जिंदल के चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा और इनेलो कांग्रेस के 10 साल के राज को कुशासन बताकर बदलाव की मांग जनता से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कुरुक्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा जिला है कैथल। जैसा माहौल आजकल कुरुक्षेत्र में है, कमोवेश ऐसा ही नजारा कैथल में भी है। नामांकन के बाद सभी सियासी दल जनता के बीच जाकर खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगे हैं। कुछ एक कदम आगे जाकर जीत का दम भरने से भी नहीं चूक रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता देश और प्रदेश में विकास का नारा देकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 2 बार लगातार सांसद रहे नवीन जिंदल की तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय संगठन सचिव दिलबाग मोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के हितों के लिए कई जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं, जिसका गरीब जनता को काफी लाभ पहुंचा है और कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के दम पर वोट हासिल करेगी। और इस बार भी ये यहाँ से एमपी बनेंगे, इसमें दो राय बात नहीं है। इन्होंने वही फर्ज निभाया जो एक एमपी का फर्ज होता है, लोगों के दुख और दर्द के अंदर रहना, दुख सुख में जाना और जो लोगों की समस्याएं सुनना और ये जो ना आंखों के कैंप लगाना और चश्मे देना, जो मतलब एक बहुत अच्छे एमपी का जो एक सांसद का काम होता है वो श्री नवीन जिंदल ने यहाँ से किया है। वहीं कैथल में इनेलो कांग्रेसी नेताओं के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इनेलो के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने देश में न सिर्फ महंगाई फैलाई बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आम आदमी अजीज आ चुका है। इनेलो पार्टी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष पारस मित्तल, रुचि सिंगला और जिला प्रवक्ता धर्मवीर गर्ग के मुताबिक कांग्रेस के राज से देश का हर वर्ग बेहद दुखी है और परेशान है। इनेलो नेताओं के मुताबिक कांग्रेस के राज में बड़े बड़े घोटाले हुए जिसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 54,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, इसके अलावा जो जन कल्याण नीति ये करता है, इनमें सब में पैसे कमाता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। लोगों का आज के दिन लोग मन बना चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है, छोटे दुकानदार की पार्टी है, व्यापारी की पार्टी है। लोगों का रुझान इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है और आने वाले चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगा। कि भी कांग्रेस को यहाँ से सफाया किया जाए इस देश से, जैसे अंग्रेजों को भगाया गया था वैसे ही कांग्रेस को भगाया जाए, क्योंकि महंगाई से, भ्रष्टाचार से, महिला की सुरक्षा से लेकर ये सरकार विफल रही है हर चीज में। उधर भाजपा भी इनेलो की ही जुबान बोल रही है। भाजपा के मुताबिक जनता कांग्रेस राज से परेशान है। भाजपा की माने तो देश में मोदी की लहर है और मोदी की लहर में सारी कांग्रेस बह जाएगी। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि देश के हालात बहुत खराब है, देश गुलामी की तरफ जा रहा है, देश धर्म और धरती खतरे में है देश की। इसलिए लोगों ने निर्णय किया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए और कुरुक्षेत्र के अंदर राजकुमार सैनी की जबरदस्त लहर है, इसको जिताकर लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। वैसे कैथल की जानकारों की माने तो नवीन जिंदल 10 साल से सीट पर काबिज हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहने से नहीं चूकते कि जिंदल के मुकाबले में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। और आइए अब देख लेते हैं कि क्या कहना है कैथल की जनता का विकास के मामलों पर। 9 साल हो गए जी, इसने कितने 10 साल हो गए, घोटाले कितने करे हैं जी कांग्रेस ने, बहुत ज़्यादा घोटाले करे हैं। एक लाखों में तो बात नहीं, करोड़ों अरबों में बात है जी, इतने घोटाले करे हैं। तो उनको, ऐसे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को आज की जनता हमारी सबक सिखाने का काम करेगी और हरा कर यहाँ से भेजेगी। कांग्रेस सरकार बिल्कुल भ्रष्ट और खत्म होने के गार पे है जी, इसमें कोई हो 10 की 10 सीटें खत्म है। सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हम ये बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता सब ये चाहती है भाई बदलाव, चाहे भाई मोदी की सरकार लाना चाहते हैं जी। की बात मोदी सरकार होगी, जो एक परिवर्तन की सरकार होगी, जो लोगों की सोच है भाई वो परिवर्तन लाएंगे। और वो हमारे कैंडिडेट में सब बातें हैं। नवीन जिंदल जी बहुत बढ़िया आदमी है, युवा हैं और ईमानदार हैं, सच्चे हैं, लोगों की सेवा करने वाले आदमी हैं। ईमानदार और जो विकास की गतिविधियों को आगे ले जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सके। सांसद जो बने वो हमारा एक निस्वार्थ सेवा और सभी को साथ लेने वाला चले। कि जब तक यहाँ कोई भी सांसद आया, ना हल्का में आया, ना कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, ना किसी गरीब आदमी की मदद करी, इसने हर गांव में विकास के कार्य करवाए हैं, हर गांव के गरीब आदमियों से मिला है, दुख सुख का साथी है। ऐसे आदमी को लोग पब्लिक चाहती है। जब अंतर्राष्ट्रीय महंगाई बढ़ेगी तो हर देश में, हर प्रांत में बढ़ेगी। ये कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई है, झूठे लोग प्रचार करते हैं। जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने देश को बुरी तरह लूट लिया, बड़े से बड़ा स्कैम इन्होंने कर रखा है और वैसे भी कोई शासन नाम की चीज़ नहीं है, अराजकता चारों तरफ है। जो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार इतने फैलाए हुए हैं, उससे कांग्रेस को एक तरफ फेंकना चाहते हैं। मोदी आए यहाँ पे, लेकिन
लेकिन आज का जो मतदाता चाहता है या युवा चाहता है, इस तरह से चुनाव हो, इस तरह से कैंडिडेट चुन के आए जो हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाए। अभी जो है पूरा भ्रष्टाचारियों से ग्रस्त हुआ पड़ा है हमारा देश। पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में जनता को केवल मात्र महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। इससे लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस को लोग नहीं चाहते, बदलना चाहते हैं। कांग्रेस से सब दुखी हो गए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, किसी चीज़ को भी देख लो, कहीं सिलेंडर नहीं मिलते, तेल महंगाई, सब्जियां इतनी महंगी। छोटे से बड़ा चाहता है कि देश में तुरंत बदल चाहिए और वो मोदी के रूप में इसमें एक संभावना देख रहा है। और अब बात कुरुक्षेत्र सीट के जातीय समीकरण की। कुरुक्षेत्र जाट बहुल इलाका है, लेकिन कमाल देखिए कि सीट पर ज्यादातर सांसद गैर जाट रहे हैं। मतलब जाट बहुल होने के बावजूद गैर जाट का यहां पर दबदबा देखा गया है। और कौन कौन सी जातियां हैं जो जाटों की सीट पर चलने नहीं देती, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अब बात कुरुक्षेत्र सीट के जातीय समीकरण की। कुरुक्षेत्र जाट बहुल है, लेकिन कमाल देखिए इस सीट पर ज्यादातर सांसद गैर जाट रहे हैं। मतलब जाट बहुल होने के बाद भी गैर जाट का दबदबा। और कौन कौन सी जातियां हैं जो जाटों की इस सीट पर चलने नहीं देती, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की महाभारत में जाट हमेशा से अहम भूमिका निभाते आए हैं। दरअसल इस सीट पर जाटों का एक तरह से दबदबा है, लेकिन इन सब के बावजूद कमाल की बात यह है कि यहां से हमेशा सांसद गैर जाट बनता आया है। कुरुक्षेत्र सीट पर कुल 14,51,000 मतदाता हैं। इस सीट पर जाट 17% हैं, जो कुल मतदाताओं का 2,48,000 है, जबकि ब्राह्मण 10% हैं, जो कुल मतदाताओं का 1,46,000 है। सैनी 6% के साथ 87,000 हैं, जबकि खत्री 5% के साथ 73,000 और हरिजन 7% के साथ 1,02,000 हैं। इसके अलावा कंबोज 4%, जीवर 4%, बैकवर्ड 10%, रोड 10%, राजपूत 3%, बनिए 5%, एमसी 20%, जबकि दूसरी जातियां 5% हैं। बहरहाल इन तमाम समीकरणों को देखने के बाद इतना तो तय है कि कोई भी सियासी दल कम से कम इस सीट पर जाटों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि जाट रूठा तो जीत रूठी। इसके अलावा दूसरी जातियों को भी सियासी नेता वायदों का लॉलीपॉप देने से नहीं चूकते। देखना होगा कि इस दफा कौन सा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र की महाभारत को फतह करता है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कुरुक्षेत्र सीट के कुछ रोचक तथ्यों को, जिन्हें आप नहीं जानते। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कुरुक्षेत्र सीट के कुछ रोचक तथ्यों को, जिन्हें आप नहीं जानते। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट सच में सियासी खिलाड़ियों के लिए किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि यहां से जो 2 बार लगातार जीता, उसे तीसरी बार जीत हासिल नहीं हुई। नवीन जिंदल से पहले साल 1998 और 99 में कैशलो सैनी ने इस सीट से 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीता। इससे पहले उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नवीन जिंदल भी यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो तीसरी बार भी मैदान में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर लगी है कि क्या जिंदल हैट्रिक ना लगाने के भ्रम को तोड़ पाएंगे। कुरुक्षेत्र सीट पर जब जब गठबंधन हुआ, चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जब सभी दल अकेले अकेले मैदान पर उतरे, कांग्रेस भारी पड़ी। 1996 में भाजपा हबीबा का गठबंधन कांग्रेस पर भारी पड़ा था। 1998 में इनेलो बसपा और 1999 में इनेलो भाजपा का गठबंधन कांग्रेस पर भारी पड़ा, लेकिन उसके बाद से कोई गठबंधन नहीं हुआ। लिहाजा उसके बाद से बाजी कांग्रेस के हाथ ही लगती आ रही है। आपातकाल हटने के बाद 1977 में हुए आम चुनावों में भारतीय लोकदल के रघुवीर सिंह ने सबसे ज्यादा 76.92% वोट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। अभी तक कोई भी नेता इसके आसपास भी नहीं फटक पाया है।
1977 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कुल 79.05% वोट पड़े थे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को ताऊ देवीलाल के दबदबे वाले लोकसभा क्षेत्र में से एक माना जाता था। उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ हुए कुल 10 चुनावों में से 5 में देवीलाल समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई। लेकिन साल 2004 में देवीलाल के पोते अभय चौटाला ने यहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन वो करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार गए। यहाँ से बीजेपी ने राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा है। भाजपा का वैसे तो इस सीट पर जनाधार कमजोर है, लेकिन सैनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्हें यकीन है कि मोदी की लहर उनकी नैया को किनारे पर जरूर लगा देगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।